Good morning, students. Today we will discuss lesson first, crop production and management. क्रॉप मीन्स कैसे हम फसलों को पैदा करते हैं और कैसे उनको मैनेजमेंट करते हैं, इसके बारे में हम आज इस लेसन में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि क्रॉप होता क्या है। क्रॉप एंड प्लांट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। क्रॉप मीन्स फसल होती है, प्लांट मीन्स पेड़ या पौधे होते हैं। तो क्रॉप क्या होती है, सबसे पहले मैं आपको क्रॉप बताऊंगी। क्रॉप होती है जैसे आपने एक खेत में बहुत सारे प्लांट बो दिए, तो एक बड़े लेवल पर एक ही टाइप के प्लांट को बोना क्या कहलाता है, वो क्रॉप कहलाता है। When plants of same kind are grown and cultivated at place on a large scale is called crop. Means एक ही स्थान पर एक बड़े एरिया में और एक ही टाइप के प्लांट्स को ग्रो करना क्या कहलाता है, वो क्रॉप। जैसे आपने देखा होगा खेतों में, हमने देखा होगा फील्ड्स में क्या करते हैं कि जैसे गेहूं बो दिया एक खेत में, तो वो गेहूं की क्या हो गई, क्रॉप हो गई। या चावल राइस बो दिए, तो वो राइस की क्या हो गई, क्रॉप हो गई। In India, crop can be broadly categorized into two types based on the seasons. हमारे इंडिया में जो क्रॉप है उसको बेसिकली टू टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। पहला होता है रबी क्रॉप, दूसरा होता है खरीफ। रबी क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप। जो रबी क्रॉप होती है, रबी और खरीफ की क्रॉप जो होती है बेटा, ये मतलब हमने इनका नाम दिया है सीजन के अकॉर्डिंग, कि हम कौन से सीजन में किस फसल को बोते हैं और कौन से सीजन में उस फसल को काट लेते हैं। तो उसका अकॉर्डिंग हम इन्हें रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप दो उसमें पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। रबी क्रॉप्स क्या होती हैं, द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन। ऐसी फसलें जिन्हें हम सर्दियों में बोते हैं उन्हें कहते हैं रबी की फसलें। जैसे आपने देखा ही होगा, कौन सी फसलों को बोलते हैं हम सर्दियों में बेटा, सर्दियों में जो आपने अभी हमने खेतों में से जो फसल काटी है वो हमारी कौन सी थी, वो रबी क्रॉप ही थी, जो कि हम सर्दियों में बोते हैं एंड मार्च अप्रैल में लगभग उसे काट लेते हैं। देयर टाइम पीरियड इज जनरली फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। तो इसका जो टाइम पीरियड है, मतलब बोने का जो समय वो तो है अक्टूबर, और जो काटने का समय वो मार्च होता है। मार्च या अप्रैल में ये फसल कट जाती है, हार्वेस्ट हो जाती है। इसके एग्जाम्पल्स मैं आपको बता ही चुकी हूँ। हमारे एग्जाम्पल क्या है, गेहूं है, चना है, सरसों है, मस्टर्ड, ये हमारी रबी क्रॉप्स के अंदर आती हैं। अब मैं आपको बताऊंगी खरीफ क्रॉप के बारे में। खरीफ क्रॉप, तो खरीफ क्रॉप्स क्या होती हैं, द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन। ऐसी फसलें जिन्हें हम कब बोते हैं, बारिश के मौसम में बोते हैं। जैसे कि अब जो फसलें बोई जाएंगी वो कौन सी हैं, खरीफ क्रॉप कहलाती हैं। इनका जो टाइम पीरियड होता है खरीफ क्रॉप का, वो होता है जून टू सितंबर। मीन्स अब जून जुलाई में बोई जाती हैं, लगभग मई जून में, और सितंबर अक्टूबर में ये काट ली जाती हैं। तो इनका जो टाइम पीरियड वो होता है जून टू सितंबर। इसके एग्जाम्पल पैडी, कॉटन एंड मेज। पैडी मीन्स होता है बेटा धान। इसके जो एग्जाम्पल है वो धान, जो चावल जो होते हैं वो धान कहलाते हैं। पैडी, कॉटन एंड मेज जो मक्का है वो हमारी किसके अंदर आती हैं, खरीफ क्रॉप्स के अंदर आती हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि जो हम ये फसलें बोते हैं, जो ये क्रॉप्स बोते हैं, तो बेटा उसके लिए हमें बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है। मतलब खेत को पहले प्रिपेयर करना पड़ता है उस फसल को बोने के लिए। उसे कहते हैं हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। Several activities undertaken by farmers over a period of time during cultivation of crops। मीन्स जो किसान होते हैं वो बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं जिस समय पर वो अपनी फसल को कल्टीवेट करते हैं। दीज एक्टिविटीज आर कॉल्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। इन्हीं एक्टिविटीज को हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। मीन्स जो किसान खेत में करता है, उसे बोता है, उसके अंदर पानी देता है, फिर खाद डालता है, फिर अगर जर्म्स लग जाए तो विडीसाइड्स वगैरह या जर्मीसाइड्स या फिर पेस्टिसाइड वगैरह डालता है, फिर उसे हार्वेस्ट करता है, स्टोरेज करता है। तो ये बहुत सारे जो स्टेप है एक फसल के शुरुआत से और लास्ट तक जो स्टेप किसान लेता है वो होती हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। दीज एक्टिविटीज आर फॉलोइंग। अभी मैंने आपको इन शॉर्ट बताई दी थी उनके नाम, लेकिन अब मैं आप डिटेल्स बता दूंगी आपको इन सारे नाम को। फर्स्ट होता है प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल।
मीन्स सबसे पहले अगर किसान खेत में बीज बो रहा है तो उससे पहले उस खेत को, उस बीज को बोने के लिए प्रिपेयर कर लेता है। नेक्स्ट है सोइंग, बीज को बोना। उसके बाद एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, फिर उस खेत की उर्वरता शक्ति को, मीन्स उसके अंदर अच्छी पैदावार हो, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी बढ़ जाए ताकि फसल अच्छी पैदावार दे, उसके लिए किसान उसके अंदर मैन्योर या फर्टिलाइजर्स को ऐड करता है। नेक्स्ट फिर उसके अंदर इरिगेशन, पानी देता है, सिंचाई करता है, क्योंकि बेटा जैसे हमें पानी की जरूरत होती है वैसे ही फसल को भी अच्छी ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा पानी की मात्रा, सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, अब जो फसलें, अब हमने जैसे मान लो उसके अंदर कोई वीड्स लग जाए या फिर वीड्स होते हैं अनवांटेड प्लांट्स जो हम बोते नहीं हैं लेकिन अपने आप ही उस फसल के साथ हो जाते हैं, तो उन वीड से हमारी फसल की रक्षा करनी होती है। तो उसके लिए किसान बहुत सारे स्टेप करता है। हार्वेस्टिंग, फसल को काटना, एंड स्टोरेज, फिर उस फसल को जो वो किसान खेत में से काट के लाया है फिर अपने यूज के लिए, जो जरूरत नहीं होती, जो जिस चीज़ की उसको, जिस जैसे मान लीजिए अनाज ही है, अब अनाज काट के लाए हैं खेत में से किसान, तो जो उसकी ज़रूरत का होगा पूरे ईयर के हिसाब से वो उसे स्टोर कर लेता है अपने घरों में, और जो एक्स्ट्रा ग्रेन होते हैं उनको वो बाजार में या मार्केट में बेच देता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊंगी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, कि किसान मिट्टी को कैसे तैयार करता है, कैसे उस खेत में फसल बोने के लिए उस खेत को प्रिपेयर करता है। तो सबसे पहले होता है प्लॉगिंग, खेत को जोतना। तो खेत को जोतना मीन्स क्या होता है, पहले तो किसान हलों का यूज करते थे, हल की हेल्प से उस खेत को लूज, मतलब उस प्लॉगिंग मीन्स होता है मिट्टी को टर्निंग करना, तोड़ना और उसकी लूजनिंग करना ही उसका प्लॉगिंग कहलाता है। तो पहले तो हल की हेल्प से होता था ऐसा, लेकिन आजकल क्या है, कल्टीवेटर की हेल्प से, ट्रैक्टर और कल्टीवेटर की हेल्प से उस मिट्टी को लूजनिंग कर लेते हैं, उसकी टर्निंग कर लेते हैं, वो मिट्टी टूट जाती है, टूट के मिट्टी लूज हो जाती है। लूज होने से क्या होता है, उसके अंदर इजीली एयर अंदर तक, जो रूट्स तक पहुंच जाती है, और रूट्स भी मीन्स ताकि प्लांट अच्छे से ग्रो कर पाए। दूसरा उसके अंदर जो ये होते हैं, ये केंचुआ वगैरह होते हैं, अर्थवॉर्म वगैरह, ये भी जो है किसान के फ्रेंड कहलाते हैं, फार्मर्स के फ्रेंड कहलाते हैं, क्योंकि ये मिट्टी को लूज करते हैं, तो इनको भी एयर मिल जाती है उसमें। जब वो मिट्टी लूज हो जाती है तो मिट्टी की लूज होने से क्या है, वो जो अर्थवर्म वगैरह वो भी उसमें सर्वाइव कर जाते हैं। तो प्लॉगिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड प्लॉगिंग। दिस इज डन बाय यूजिंग प्लॉग, ये प्लॉग की हेल्प से या हल की सहायता से की जाती है। दिस सॉइल अलाउ टू रूट्स ऑफ प्लांट टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। और दूसरा क्या है, जब मिट्टी लूज हो जाएगी तो जो प्लांट की जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं, वो इजीली मिट्टी में पेनिट्रेट कर जाती है। पेनिट्रेट मीन्स अंदर घुसना, सॉइल के अंदर मिट्टी का, उसका रूट्स का अंदर घुसना, तो उसकी हेल्प से अच्छी पैदावार हो जाती है। ये मैंने आपको बताया है बेटा कि जो आजकल जो प्लॉगिंग हो रही है वो कल्टीवेटर की हेल्प से हो रही है। पहले किसान प्लॉग की हेल्प से करते थे, पहले इतनी टेक्निक्स नहीं थी, तो उस समय पर किसान को बहुत ज़्यादा हल चलाने में मीन्स उसका टाइम भी एक्स्ट्रा लगता था और लेबर भी, परिश्रम ज़्यादा करना पड़ता था। लेकिन आजकल जो कल्टीवेटर और ट्रैक्टर की हेल्प से जो प्लॉगिंग करती है उससे हमारा लेबर बच जाता है और हमारा टाइम भी बच जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी सोइंग, बीज बोना, ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है बेटा क्रॉप प्रोडक्शन का, फसल पैदा करने में सबसे बेस्ट स्टेप है हमारा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है ये स्टेप। क्योंकि बेटा अगर हम बीज बो दें तो बीज बोते समय अगर हम बीजों को बहुत नज़दीक नज़दीक डाल दें तब भी वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, बहुत दूर दूर डालें तो हमें जो आउटपुट होगी वो अच्छी नहीं मिलेगी। तो हमें सबसे पहले एक माइंड में रखना चाहिए कि हमें प्रॉपर डिस्टेंस रखना चाहिए सीड्स के बीच में, ताकि हमें पैदावार भी अच्छी मिल जाए और सभी प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर जाएं। नज़दीक बोने से क्या होगा, उन प्लांट्स को ना ही तो अगर नज़दीक नज़दीक बोगे तो वो आपस में कॉम्पिटेट करेंगे, किसके लिए, सनलाइट के लिए भी, वाटर के लिए भी, मिनरल्स के लिए भी, तो वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। अगर मान लीजिए एक ही फैमिली में, सपोज दैट एक ही फैमिली में अगर दो बच्चे हैं किसी के, और उधर अगर दूसरी फैमिली में 10 बच्चे हैं,
तो बेटा जितनी अच्छी तरह से 2 की नीड्स पूरी जाएंगी उतनी अच्छी तरह से 10 की नीड्स पूरी नहीं हो सकती। इसीलिए अगर नज़दीक नज़दीक बोओगे तो उनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होंगी, और आप थोड़ा सा डिस्टेंस दे के बोओगे उनको तो उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा अच्छे से पूरी हो जाती हैं। तो हमें सबसे पहले इसी चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और एक अप्रोप्रिएट डेप्थ पे, मीन्स फसल को ऐसे ना कि हम बिल्कुल मिट्टी को ऊपर ही डाल दें या बहुत ज़्यादा नीचे उसे बोएं। एक प्रॉपर डेप्थ हो, ना तो बहुत ज़्यादा नीचे हो ना बहुत ज़्यादा ऊपर हो। बहुत ज़्यादा नीचे होगी तो उसको एयर नहीं मिलेगी तो वो ग्रो नहीं कर पाएगी, और दूसरा अगर ऊपर होगी बहुत ज़्यादा सीड तो उसको जो बर्ड्स वगैरह होंगे वो ही उठा के खा जाएंगे और हमारी क्रॉप अच्छे से पैदा नहीं हो, मीन्स हमें जो आउटपुट मिलेगी वो अच्छी नहीं मिलेगी। तो बेटा जो बीज बोते हैं वो किसके हेल्प से बोते हैं? सीड ड्रिल मशीन आती हैं, जो मशीन्स होती हैं वो अपने आप ही बीच में प्रॉपर डिस्टेंस और एक प्रॉपर डेप्थ पर ही उस बीज को बोने में हेल्प करती हैं। गुड वेराइटी ऑफ सीड्स आर सोन आफ्टर सिलेक्शन ऑफ हेल्दी सीड्स। और दूसरा हमें सीड्स कैसे लेनी चाहिए? हेल्दी, ऐसे ना हो वो सीड डैमेज हो रही हो, खराब हो रही हो। और सीड डैमेज की सबसे पहली पहचान ये होती है, अगर जैसे मान लीजिए आप उसे पानी के अंदर डालोगे तो जो सीड डैमेज हुई रहती है वो सीड ऊपर तैर जाती है, इसका मतलब वो सीड हम अगर उसे खेत में बोएंगे तो वो हमें अच्छी पैदावार नहीं देगी। दूसरा वो बीज जो हम बोल रहे हैं वो ब्रोकन ना हो, टूटा हुआ ना हो। तो हमें इन सब चीज़ों को माइंड में रखना चाहिए। नेक्स्ट, अब हमने बीज बो दिया, उसके बाद अब खेतों में जो फसल है उसको क्या चाहिए? जो हम बो रहे हैं उसको क्या चाहिए? मैन्योर और फर्टिलाइजर, मीन्स न्यूट्रिएंट्स चाहिए उसको प्रॉपर मात्रा में। तो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स वो ले सके इसके लिए किसान कुछ एडिशनल चीज़ें उसके अंदर डाल देते हैं, उसे कहते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो मैन्योर जो होते हैं वो हम अपने घरों में या फिर अपने फील्ड में प्रिपेयर कर लेते हैं, अपने जो हमारे वेस्ट मटेरियल होते हैं एनिमल्स के, या हमारे जो घरों का वेस्ट होता है, जो डिकम्पोजेबल वेस्ट होता है उससे मैन्योर तैयार कर लेते हैं, और वो मैन्योर हम खेतों में डालते हैं तो वो हमारी फसल को न्यूट्रिएंट्स देता है। और दूसरा, ये मैन्योर हमारी फसल के लिए अच्छे होते हैं, ये ह्यूमस भी ऐड करते हैं हमारी फसल में। और फर्टिलाइजर्स जो होते हैं ये मार्केट से आते हैं, ये केमिकल्स होते हैं और ये मार्केट से हमें प्राप्त होते हैं। द सब्सटेंसेज विच आर एडिड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट। फसल की अच्छी ग्रोथ के लिए जो हम खेत में न्यूट्रिएंट्स डालते हैं उन्हें कहते हैं हम मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। द न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। मैंने आपको पहले बताया था जो ये न्यूट्रिएंट्स, जैसे बेटा हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन, फैट्स वगैरह, वैसे ही फसल की भी अच्छी ग्रोथ के लिए क्या जरूरत होती है? न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। तो बेटा जो ये मैन्योर होते हैं ये हमारी फसल के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैड मेड द सॉइल लेस फर्टाइल एंड ऑल्सो बिकम ए सोर्स ऑफ पॉल्यूशन। लेकिन जो हम बाजार से फर्टिलाइजर्स लाते हैं, यूरिया वगैरह लाते हैं, अगर इसका बहुत ज़्यादा हम एक्सेसिव यूज करते हैं तो उससे क्या होगा? हमारी मिट्टी की उल्टा फर्टिलिटी पावर या उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाती है, लेस हो जाती है, एंड ऑल्सो बिकम ए सोर्स ऑफ पॉल्यूशन। और दूसरा, वो सॉइल को पॉल्यूट कर देता है, और अगर बारिश होती है तो वो पानी खेतों में से उन केमिकल्स को बहा के वाटर पॉल्यूशन का भी एक मेन कॉज बन जाते हैं। सो वी यूज मैन्योर्स एट द प्लेस ऑफ फर्टिलाइजर्स। इसलिए हम मैन्योर का यूज करें फर्टिलाइजर्स की जगह पे। अब मैं आप बता दूंगी कि मेन डिफरेंस क्या है मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स के दोनों के बीच में। मैन्योर मीन्स होता है खाद। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल्स और एनिमल वेस्ट। मीन्स मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ये तो बेटा ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो हम खुद प्रिपेयर करते हैं, और ये डिकम्पोजिशन मीन्स प्लांट्स और जो एनिमल्स वेस्ट होता है उनके गलने सड़ने से जब वो डिकम्पोज हो जाते हैं तो उनसे हमें ये मैन्योर प्राप्त होता है। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर इन द फील्ड। मैन्योर को हम प्रिपेयर कर लेते हैं अपने फील्ड में। मैन्योर प्रोवाइड्स ए लॉट ऑफ ह्यूमस टू दी सॉइल। और साथ में ये हमारी मिट्टी को बहुत ज़्यादा मात्रा में जो मैन्योर होते हैं वो ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं। ह्यूमस होते हैं मीन्स इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं बेटा, और ये हमारी प्लांट की बहुत अच्छी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? फर्टिलाइजर्स इज एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट। जो फर्टिलाइजर होता है तो फर्टिलाइजर होता है इनऑर्गेनिक सॉल्ट। फर्टिलाइजर्स इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो हम फैक्ट्रीज में प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं,
फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू दी सॉइल, ये हमारी सॉइल को कोई ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते। अब दूसरा बेटा सबसे बेस्ट मेथड ये है कि हम फर्टिलाइजर ना डाल के हम क्या कर सकते हैं ताकि अच्छी पैदावार हो जाए हमारी फसल की। कंटिन्यूस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप मेक्स द सॉइल पुअर इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, अगर आप लगातार एक के बाद एक फसल बोओगे तो उससे हमारी जो मिट्टी है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स कमी हो जाएगी। तो उसके लिए बेस्ट मेथड है या तो हम फसलों को बदल बदल कर बोएं, एक ही फसल को बार बार ना बोएं। जैसे मान लीजिए इस बार आपने गेहूं बो दिया तो नेक्स्ट टाइम हम गेहूं की जगह दाल बो दें, क्योंकि बेटा दाल मैं आगे बताऊंगी, दाल के अंदर एक लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, इनके अंदर राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है, वो मैं आपको अभी इस चैप्टर में आगे डिस्कस करूंगी। तो हमें इस तरह के प्लांट्स होने चाहिए ताकि एक ही न्यूट्रिएंट की कमी फसल के अंदर ना हो। तो या फिर हम कुछ समय के लिए खेत को खाली छोड़ दें ताकि वो न्यूट्रिएंट्स जो कम हो गए हैं वो फिर से रिप्लेस हो जाएं। टू रिप्लेस द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स वी मस्ट ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली, या फिर हम फसलों को बदल बदल कर बोएं। तो स्टूडेंट्स अब मेरा ये टॉपिक पूरा हो गया है। अब मैं आपसे कल बात करूंगी इरिगेशन के बारे में, इरिगेशन होता क्या, इरिगेशन के क्या क्या तरीके हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू।